हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएसटी सीईटी एमसीक्यूज के चैप्टर 2 के सेशंस के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स का लेवल 1 एमसीक्यूज। आई होप आपने चैप्टर 1 के एमसीक्यूज सॉल्व करते वक्त काफी एंजॉय किया होगा, तो इसीलिए आपके लिए लेकर आए हैं हम चैप्टर 2 के एमसीक्यू। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। तो ये आपका क्वेश्चन जो हमने दिया था, देखते हैं किसका किसका आंसर राइट आया। आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, आपको कॉलम 1 में केमिकल्स दिए गए हैं और कॉलम 2 में वो केमिकल क्या काम करते हैं या किससे रिलेटेड हैं वो मैच करना है। तो आपको सबसे पहले क्या दिया गया है, केमिकल। ये हम रिप्रोडक्शन वाले प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो केमिकल का काम क्या होता है, बेसिकली जब हमको अनवांटेड प्रेगनेंसी रोकनी होती है तो हम कुछ केमिकल्स यूज करते हैं, यानी फीमेल्स कुछ केमिकल्स या जेलीज का यूज करती हैं जिसके वजह से स्पर्म की डेथ हो जाए वजाइना में एंटर करते ही। तो कुछ केमिकल्स का एग्जांपल है स्पर्मिसाइडल जेली एंड फोम। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आईयूडीज, इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस। ये हम अपने सर्विक्स में फिक्स करते हैं ताकि स्पर्म आगे ना जा पाए, सर्विक्स के आगे ना जा पाए। तो ए का आंसर है एस, बी का आंसर है क्यू। बी का आंसर क्या है, क्यू। ओके, नेक्स्ट बैरियर्स। बैरियर्स यानी कि मैकेनिकल बैरियर्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो बैरियर्स का एग्जांपल क्या आएगा, मेल्स का कॉन्डम और फीमेल्स का सर्वाइकल कैप, यानी कि सी का आंसर है आर। और लास्ट में बचता है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसको करने के बाद मेल्स और फीमेल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वैसेक्टोमी में हम वास डिफरेंस कट करके टाई कर देते हैं और ट्यूबेक्टोमी में फीमेल का फेलोपियन ट्यूब टाई कर देते हैं। तो ना तो स्पर्म आपके यूरेथ्रा तक पहुंचेगा और ना ही स्पर्म वजाइना में एंटर अगर कर दिया तो वो फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेगा, जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो डी का आंसर है पी। तो अब इसके हिसाब से अगर हम अपना आंसर देखें तो दिस मैचेस विद ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। जिन बच्चों का ये आंसर राइट आया था, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन क्या दिया है हमको यहाँ पर, Which of the following is included in ART, assisted reproductive technologies? यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर कपल बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है तो उस केस में हम आर्ट यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम। ये तो अपना क्या है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में है, RCH के बारे में है ये। फिर दूसरा क्या आता है, सो ये फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट वन, क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है और यहाँ पर हमको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया गया है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। लेट अस सी ऑप्शन नंबर बी में क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है कि आपको जो कपल फर्टाइल नहीं होता है या जो कपल आसानी से बच्चे नहीं पैदा कर पाते, तो उन कपल्स में आर्ट टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, आर्ट टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, अ नंबर ऑफ स्पेशल टेक्निक्स विच असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स टू हैव चिल्ड्रन। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। पर और भी बाकी का देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो, ये सेकंड, फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड राइट है। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन टू प्रोड्यूस न्यू एंड मोर कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर बर्थ कंट्रोल। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब क्या होता है, बच्चा पैदा नहीं करना है, बर्थ कंट्रोल करना है, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो आर्ट हम कब करते हैं, जब हमको प्रेगनेंसी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी भी अपना करेक्ट आंसर नहीं है और ऑप्शन नंबर डी में 2 और 3 दिया है तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। सो अपना करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आर्ट ये टेक्नोलॉजी अनफर्टाइल कपल्स में यूज की जाती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, IVF फॉलोड बाय ET। IVF मतलब क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ET मतलब क्या होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये पूरा का पूरा प्रोसेस किसमें किया जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए। किसके लिए किया जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए। जब कोई भी कपल प्रॉपर फर्टाइल नहीं होता है या वो केपेबल नहीं होता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर जाइगोट बनाया जाता है, फिर जाइगोट को थोड़ा ग्रो करने दिया जाता है और फिर उस एम्ब्रियो को यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। तो RTI इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। RCH प्रोग्राम, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ का गाइडेंस देना, दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी से। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों का ये आंसर करेक्ट आया था, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। क्लीवेज इज अ सक्सेशन ऑफ रैपिड सेल डिविजन्स दैट फॉलोज फर्टिलाइजेशन। क्या बोला गया है हमको इधर पे, क्लीवेज प्रोसेस कब होता है, जब जाइगोट डेवलप होता है। जाइगोट एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये जब डेवलप करेगा तो आपको फर्स्ट डिवीजन में देखने को मिलेंगे 2 सेल्स,
2 ब्लास्टोमियर्स, फिर 2 से 4 ब्लास्टोमियर्स। इस प्रोसेस को हम क्लीवेज बोलते हैं। ऐसे करते करते हमको अपना एम्ब्रियो मिलता है, यानी कि मोर्यूला देखने को मिलता है। मोर्यूला को ही हम एम्ब्रियो बोल सकते हैं। ओके, तो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग क्लीवेज प्रोसेस? तो क्लीवेज प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो एक सेल है वो अपने आप को डिवाइड कर रहा है, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, लेकिन उनका साइज छोटा होते जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन के टाइम पे जब माइटोसिस होता है तो इनको ग्रोथ फेज का टाइम नहीं मिलता है, इनके पास ग्रोथ फेज का टाइम नहीं होता है, इसीलिए ये सिर्फ डिवाइड करते हैं, इनको ग्रो होने का टाइम मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या आएगा? चलो ऑप्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, नंबर ऑफ सेल्स नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। बिना नंबर बढ़े आपका जाइगोट कैसे एम्ब्रियो बनेगा? सो फर्स्ट ऑप्शन इज फ्लॉप। सेकंड ऑप्शन, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एंड साइज ऑफ सेल्स डिक्रीज। यहाँ पे देखो, सेल 1 से 2 हो गया, फिर 2 से 4 हो गया, फिर 4 से 8, 8 से 16, नंबर बढ़ते जा रहा है पर साइज छोटा होते जा रहा है। एक केक है, एक केक का 2 हिस्सा किया तो दोनों का साइज कम हो गया, 2 से 4 हिस्से किए तो उसके साइज कम होते जाते हैं। तो पीसेस बढ़ती जाती है बट साइज कम होते जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम करेक्ट बोलेंगे, क्लीवेज प्रोसेस। बी इज द करेक्ट आंसर। सी और डी भी देखो क्यों आंसर नहीं है। नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज, अरे पहले से जाइगोट एक सेल है, इसको भी डिक्रीज कर दोगे तो बचेगा ही क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। सो सी ऑप्शन इज रॉन्ग। डी ऑप्शन देखो, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एंड एम्ब्रियो एनलार्ज। एम्ब्रियो एनलार्ज नहीं होता है, आप आपका जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो साइज में कम होते जाता है। ओके, जब क्लीवेज प्रोसेस होता है तो साइज डिक्रीज होते जाती है। सो डी इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, दोज हु कुड सॉल्व इट प्रॉपर्ली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपके टेक्स्ट बुक में ये लाइन दिया हुआ है। जब आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ या बर्थ कंट्रोल टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हो तो सहेली एक ऐसा टैबलेट है जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, जो फ्री में मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू। ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, मतलब एक मेडिसिन है जिससे इट वॉज डेवलप्ड फॉर फीमेल्स, डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। एंड व्हाट इज इट? ये कौन से पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से बनता है या केमिकल से बनता है? इट इज मेड अप ऑफ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। ये नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन से बनता है, इसीलिए इसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। तो सब लोग अपने टेक्स्ट बुक का सहेली वाला पैराग्राफ खोल के देखो, द लास्ट लाइन में आपको दिया हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ नॉन स्टेरॉइड केमिकल्स। ओके, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, the outer layer of blastocyst which forms the ectoderm is called what? देखो, जब आपका ब्लास्टोसिस्ट बनता है तो ये ब्लास्टोसिस्ट की जो बाहर की लेयर होती है इसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर की तरफ अपना एम्ब्रियोनल नॉब होता है, ये होता है अपना ट्रोफोब्लास्ट। तो जब एक्टोडर्म बनती है, एक्टोडर्म किससे बनती है? ट्रोफोब्लास्ट से बनती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा? ट्रोफोब्लास्ट। जर्मिनल वेसिकल से तो आपका ऊगोनिया बनता है, तो ये तो एकदम स्टार्टिंग का स्टेज है, फर्टिलाइजेशन के भी पहले का स्टेज, तो ये आंसर नहीं आएगा। नीडोब्लास्ट आपके अर्लियर एनिमल्स में देखने को मिलते हैं, लोअर एनिमल्स में, तो ये भी नहीं आएगा। एमनियन तो जब फीटस बड़ा हो जाता है, जब तीनों लेयर्स बन जाती हैं तो आपका एमनियन बनता है, तो ये भी नहीं आएगा। सो करेक्ट आंसर क्या है? ट्रोफोब्लास्ट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, पॉजिटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस। मैंने आपको बोला था, जब मैंने वन शॉट का लेक्चर दिया था तब मैंने आपको बोला था कि आपको एग्जाम्पल याद रखना है। तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, नाइसेरिया से गोनोरिया होता है और ट्रिपोनिमा पैलिडियम से क्या होता है? आपका सिफिलिस होता है। सो करेक्ट आंसर क्या? इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अगर तुमसे कोई पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है तो तुम सोचोगे क्या? नहीं, नाम याद रखने वाली चीज है, उसमें कुछ लॉजिक नहीं होता है। या तो इसका नाम क्या है? ट्रिपोनिमा पैलिडम। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश हार्मोन लेवल रीचेस पीक ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जब ब्लीडिंग होती है 0 से 5 डेज का। फिर उसके बाद आता है प्रोलिफरेटिव फेज, जब आपका ओवेरियन फॉलिकल डेवलप होता है। ओके, 6 to 13 डेज का ये फेज होता है। फिर 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। सो दिस इज द थर्ड फेज। ओके, दिस इज फर्स्ट फेज, दिस इज सेकेंड फेज, दिस इज थर्ड फेज। और उसके बाद लास्ट फेज आता है आपका सेक्रेटरी फेज। लास्ट फेज कौन सा आता है? सेक्रेटरी फेज, या इसको आप ल्यूटियल फेज भी बोल सकते हो। इस फेज में हमको क्या देखने को मिलता है? विच हार्मोन रीचेस पीक, कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा बन जाता है? सेक्रेटरी फेज में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनते हैं, मतलब गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स की अगर हम बात करें, GnRH, तो GnRH ये बनाता है अपना, क्या बनाता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होता है। कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से, एक मिनट, हाँ, कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से आपका प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बनता है। क्या बनता है? आपका प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बनता है।
जिसके वजह से प्रोजेस्टेरॉन, हाँ, जिसके वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन की जाती है। तो कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा बनता है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज में? प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन बनता है? प्रोजेस्टेरॉन। देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनता है, लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बनाता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपका आंसर नहीं आएगा। एफएसएच तो ईस्ट्रोजन बनाता है, तो ये भी नहीं आएगा। ईस्ट्रोजन बनेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू होते जाएगा, और ये सिर्फ स्टार्टिंग फेज में देखा जाता है, ल्यूटियल फेज में नहीं देखा जाता है। ल्यूटियल फेज में कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा अमाउंट में बनता है? प्रोजेस्टेरॉन। ओके, हाँ, अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिया होता ई का बोथ बी एंड डी, तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते, लेकिन जब आपको प्रोजेस्टेरॉन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दिया है तो आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिलेक्ट करोगे। ओके, और सॉरी, प्रोजेस्टेरॉन सिलेक्ट करोगे। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन क्या बताया गया है? फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एट डैश स्टेज ऑफ oogenesis। देखो, जब oogenesis होता है तो अपने पास बहुत सारे oogoneal सेल्स होते हैं, प्रिमोर्डियल सेल्स। ये धीरे धीरे करके माइटोसिस करते हैं। माइटोसिस के बाद हमको क्या देखने को मिलता है? प्राइमरी oocyte। क्या देखने को मिलता है? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉयड होता है, लेकिन प्राइमरी oocyte के अंदर जब मियोसिस 1 होता है, क्या होता है? मियोसिस 1, तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है? दो सेल्स जो बने हैं, एक है उसमें से अपना ओवम, मतलब कि सेकेंडरी oocyte, इसको हम क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी oocyte। और यहाँ पे बनता है आपका फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बनता है आपका? फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनता है? आफ्टर मियोसिस 1। तो फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनता है? आफ्टर मियोसिस 1। समझ में आई बात? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिकल मेजर ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इंक्लूड्स। कौन से पर्टिकुलर मेजर से? देखो, हमने पढ़ा था कि प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, एक टेम्पररी मेथड्स होते हैं और एक परमानेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, टेम्पररी मेथड्स में भी दो टाइप्स हमने पढ़े थे, एक होता है केमिकल मेथड्स और एक होता है मैकेनिकल मेथड्स। इस मैकेनिकल मेथड्स में हम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज करते हैं। ओके, तो मैकेनिकल मेथड्स में हमने क्या क्या एग्जाम्पल पढ़े थे? कॉन्डम्स पढ़ा था हमने, डायफ्राम पढ़ा था, आईयूडी इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस पढ़े थे। ये तीनों के तीनों मैकेनिकल बैरियर्स है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑल राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है। अब तक आप, आई होप सबके आंसर्स राइट आए होंगे। द टेस्टिस ऑफ अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स आर टिपिकली एनक्लोज्ड इन एन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल सैक, द स्क्रोटम। देखो क्या बोला गया है कि मेल्स का जो टेस्टिस होता है, वो टेस्टिस किसके अंदर प्रोटेक्टेड होता है? स्क्रोटम के अंदर। ये टेस्टिस है, और ये टेस्टिस किसके अंदर प्रोटेक्टेड होता है? स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम का काम क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर हमारा कितना है? बॉडी का टेम्परेचर रहता है अप्रोक्सीमेटली 32 डिग्री सेल्सियस। स्क्रोटम का टेम्परेचर रहता है अप्रोक्सीमेटली 28 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर स्पर्म डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर स्क्रोटम का टेम्परेचर बढ़ गया तो सारे के सारे स्पर्म्स मर जाएंगे। ओके, तो इधर क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। द टेम्परेचर इनसाइड द स्क्रोटम इज लोअर देन दैट इन द एब्डोमेन। स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। व्हाट विल हैपन इफ, क्या होगा अगर हमने टेम्परेचर का स्क्रोटम का टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम इज आर्टिफिशियली मेंटेन टू द लेवल ऑफ एब्डोमिनल टेम्परेचर। मतलब अगर आपने स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के जितना कर दिया, अगर ये टेम्परेचर भी मैंने 32 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो क्या होगा? स्पर्म्स मर जाएंगे। तो यहाँ पे देखो अलग अलग ऑप्शंस पढ़ो। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है? द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द टेस्टिस विल डिवाइड फास्टर। टेस्टिस का डिवीजन फास्टर होगा ही नहीं, जर्मिनल एपिथेलियम ही डीजनरेट हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। सेकंड, द जर्मिनल एपिथेलियम, एक मिनट, मैं ये मिटा देती हूँ। हाँ, द जर्मिनल एपिथेलियम विल प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंड्रोजन सिक्रेशन। कुछ हार्मोन नहीं बनने वाला है, ये भी रॉन्ग है। The germinal epithelium of the testis will degenerate, resulting in the sterility. अगर स्क्रोटम का टेम्परेचर बढ़ गया तो टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ गया तो स्पर्म्स मर जाएंगे। सी वाला करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन इज राइट। द जर्मिनल एपिथेलियम विल कैरी आउट नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस। नॉर्मल प्रोसेस होने का सवाल ही नहीं उठता। सो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो रॉन्ग। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑल राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ह्यूमन यूट्रस इज, देखो ह्यूमन के पास या फीमेल के पास कितना यूट्रस होता है? एक ही कोख होती है, एक ही यूट्रस होता है। तो ह्यूमन यूट्रस इज पेयर्ड? नो। ये भी पेयर्ड? नो।
अ सिंगल लार्ज चेम्बर विथ कंप्लीटली फ्यूज्ड ओविडक्ट, मतलब क्या बोला गया है, ह्यूमन का यूट्रस हमको कैसे देखने को मिलता है, ऐसा अपना ह्यूमन का यूट्रस रहता है, ये सर्विक्स और ये वजाइना, ठीक है, और यहाँ से ओवेरियन लिगामेंट की मदद से हमारी ओवरी कनेक्टेड होती है। ये थर्ड ऑप्शन में क्या बोला गया है कि ऐसा आपका यूट्रस रहेगा और इसी के पास ओवरी रहेगी, तो ऐसी ओवरी देखने को नहीं मिलती है हमको, ऐसी ओवरी देखने को मिलती है जो ओवेरियन लिगामेंट की मदद से ज्वाइंट रहती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमन यूट्रस इज अ सिंगल लार्ज चेम्बर विद पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ओविडक्ट, यानी कि इसके पास ओविडक्ट होता है जो फेलोपियन ट्यूब आगे जाके यूट्रस से कनेक्ट होता है, और ये ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब यूट्रस के ऊपर एंटीरियर पार्ट से कनेक्टेड है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी रोकना। ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन बोला है मतलब किसी भी केमिकल, किसी भी सर्जरी या किसी भी मैकेनिकल की जरूरत नहीं है, आपको बिना किसी चीज के प्रेगनेंसी रोकना है। तो पुराने जमाने में सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा फेमस था, लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया मतलब क्या होता है, अगर समझो अभी अभी किसी फीमेल ने चाइल्ड बर्थ किया है, अभी अभी किसी फीमेल ने किसी बच्चे को बर्थ दिया है, तो वो जब तक उस बच्चे को दूध पिलाएगी, जब तक उस बच्चे का लैक्टेशन चालू होगा, तब तक उसको पीरियड्स नहीं आएंगे, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर पीरियड्स नहीं आएंगे तो ओवरी रिलीज नहीं होगी, ओवरी रिलीज नहीं होगी मतलब ओवा रिलीज नहीं होगा, सॉरी ओवरी नहीं, ओवा रिलीज नहीं होगा यानी ओवम रिलीज नहीं होगा, ओवम रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। समझ में आई बात। तो सबसे कॉमन टेक्निक कौन सा है जो लोग बहुत ज्यादा मानते थे पहले, लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये बाकी सारे तो ट्रेडिशनल ये है मैकेनिकल तरीके हैं, लेकिन लैक्टेशनल एमेनोरिया सबसे पुराना टेक्निक है। ओके, बट ये 100% सक्सेसफुल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो ये मैंने आपको जो एक चार्ट बताया था वन शॉट के लेक्चर में, तो आपको याद होगा कि आपका जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के अंदर जब गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होता है, तो वो 3 लेयर्स बनाता है। कौन सी 3 लेयर्स बनाता है, एंडोडर्म, मीसोडर्म, एक्टोडर्म, ठीक है, ऐसी 3 लेयर्स बनती हैं। तो हर एक लेयर का कुछ ना कुछ ऑर्गन का फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब इधर देखो क्या दिया गया है, आपका लिवर किससे बनता है, एंडोडर्म से बनता है, तो ये आंसर गलत आएगा, इधर एंडो आना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, हमको करेक्ट आंसर ढूंढना है। सेकेंड ऑप्शन, मीसोडर्म प्रोड्यूसेस ब्रेन, नो, मीसोडर्म ब्रेन कौन बनाता है, एक्टोडर्म, जो आउटर लेयर होती है वो ब्रेन और नर्व सेल्स बनाती है। फिर थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है, मीसोडर्म प्रोड्यूसेस स्केलेटन, ये करेक्ट है क्योंकि मीसोडर्म यानी कि जो मिडल लेयर है वो सारे कनेक्टिव टिश्यूज बनाती है, क्या बनाती है, कनेक्टिव टिश्यूज बनाती है, सो दिस इज करेक्ट। और लास्ट में क्या दिया गया है, एंडोडर्म प्रोड्यूसेस हार्ट, दिस इज रॉन्ग क्योंकि आपका हार्ट मीसोडर्म से बनता है। तो अगर आपको वो टेबल याद होगा तो आप आसानी से ये क्वेश्चन 30 सेकेंड्स में सॉल्व कर पाएंगे, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is known as what। समझो अगर किसी मदर प्रेग्नेंट हो गई है और किसी रीजन के वजह से, चाहे बच्चे की एबनॉर्मल ग्रोथ हो या उसका रेप हुआ हो या बच्चा हेल्दी ना हो या मदर को अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो इन कंडीशंस में अगर मदर को अपना बच्चा नहीं चाहिए तो वो क्या कर सकती है, वो या तो अबॉर्शन करवा सकती है या उसी को हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। एसटीडी मतलब क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर डी में दोनों ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेगनेंसी हार्मोन इज, ये तो आपको आंख बंद करके आना चाहिए। प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था, प्रेगनेंसी प्रोजेस्ट्रॉन, PRPR, so this is the correct answer. Okay, all right, moving on to the next question, which hormone is secreted at the time of parturition। parturition मतलब क्या होता है, चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है तो कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है फीमेल के ओवरी से, रिलैक्सिन हार्मोन। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन तो बच्चा जब तक अंदर रहता है तब तक रहता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और थायरॉक्सिन हार्मोन का भी इधर पे डायरेक्टली कुछ रोल नहीं है पार्चुरेशन में। पार्चुरेशन में रिलैक्सिन का रोल है क्योंकि ये क्या करती है, ये हमारे पेल्विक गर्डल को, फीमेल के पेल्विक गर्डल को थोड़ा सा एक्सपांड होने में हेल्प करती है, थोड़ा रिलैक्स होने में हेल्प करती है ताकि अंदर से फीटस आसानी से बाहर आ सके। ओके, सो रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्सेस द एंडोमेट्रियल मसल्स, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैप्सूल एनक्लोजिंग टेस्टिस ऑफ मैमल इज कॉल्ड एज व्हाट? देखो हमने पढ़ा था ऐसा टेस्टिस रहता है, टेस्टिस के अंदर ऐसे एक लेयर होती है और इसी लेयर के अंदर ऐसे बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बने हुए होते हैं, याद आ रहा है? तो इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और इसके बाहर एक इनकम्प्लीट लेयर होती है, ऐसे इनकम्प्लीट लेयर होती है, इस लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। तो आपको कैप्सूल पूछा गया है, कैप्सूल यानी कि कंप्लीट लेयर, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज द करेक्ट आंसर, और बाकी के सारे इनकम्प्लीट लेयर्स होते हैं। ओके, ऑल राइट। Moving on to the next question, the layer of cells immediately surrounding the ovum but outside the zona pellucida. देखो ओवम का स्ट्रक्चर याद करो, ये अपना अंदर ओवम होता है, ओवम के बाहर यहाँ पर आपकी वाइटलिन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये प्री वाइटलिन स्पेस है, इसके बाहर ऐसे वाइटलिन मेम्ब्रेन रहेगी, इस वाइटलिन मेम्ब्रेन के बाहर ऐसे आपके जोना पेल्यूसिडा के सेल्स है, जोना पेल्यूसिडा की लेयर है, ठीक है, ये अंदर अपना ओवम का न्यूक्लियस है। ओके, दिस इज ओवम, ये जोना पेल्यूसिडा है। जोना पेल्यूसिडा के बाहर और एक ब्यूटीफुल सी क्राउन के जैसी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? कोरोना रेडिएटा। और ये कोरोना रेडिएटा कौन से सेल्स से बनते हैं? ग्रैन्युलोसा सेल्स से। कौन से सेल्स से बनते हैं? ग्रैन्युलोसा सेल्स से। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है? द लेयर ऑफ सेल्स इमीडिएटली सराउंडिंग द ओवम आउटसाइड द जोना पेल्यूसिडा। तो जोना पेल्यूसिडा के बाहर कौन सी लेयर प्रेजेंट है? कोरोना रेडिएटा। So this is the correct option. Okay, all right. Moving on to the next question, question number 20. Which of the following is the endocrine tissue of testis? देखो आपने TS of testis पढ़ा था, उसमें आपने देखा था ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और ऐसे बीच बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, जिनको हम बोलते हैं लेडिक सेल्स। क्या बोलते हैं इन सेल्स को? हम लेडिक सेल्स। और ये सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल हार्मोन एंड्रोजन, या जिसको आप क्या बोल सकते हो? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? एंडोक्राइन टिश्यू कौन है? एंडोक्राइन टिश्यू का मतलब होता है जो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो लेडिक सेल्स से डायरेक्ट हार्मोन निकलते हैं, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? लेडिक सेल्स, ऑप्शन नंबर सी। सबके आंसर्स आ रहे हैं? राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स द स्पर्मेटोजोआ पास इनटू। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद अपना स्पर्मेटोजोआ किधर जाता है? देखो ऐसा अपना ये है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, इनके अंदर, रुको मैं कलर चेंज करती हूँ, हाँ, इनके अंदर अपना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से सारा स्पर्म्स किधर आता है? रेटेटेस्टिस के पास, रेटेटेस्टिस के पास आता है। फिर रेटेटेस्टिस से किसके पास जाता है? वासा इफ्रेंशिया के पास। फिर वासा इफ्रेंशिया से किधर जाता है? एपिडिडाइमिस के पास। किधर जाता है? एपिडिडाइमिस के पास। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म किधर आते हैं? पहले रेटेटेस्टिस। देखो यहाँ के स्पर्म्स आपके किधर आएंगे? इधर से ट्रैवल करते करते, रुको ये देखो, स्पर्म्स जो है वो यहाँ से ट्रैवल करते करते रेटेटेस्टिस के पास जाते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा? रेटेटेस्टिस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सोचने की जरूरत ही नहीं है, इतनी बार पढ़ा दिया है कि याद हो जाना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. कंडीशन इन एनिमल्स गिविंग बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड एज व्हाट? देखो जब कोई एनिमल डायरेक्ट एक लिविंग यंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है तो इसको हम बोलते हैं वीवीपैरी। क्या बोलते हैं इसको हम? वीवीपैरी। अगर कोई एनिमल अंडा दे रहा है तो उसको हम बोलते हैं ओवीपैरी। क्या बोलते हैं उसको हम? ओवीपैरी। तो हमको यहाँ क्या पूछा गया है? अगर एनिमल्स ने डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? वीवीपैरी, सिंपल। ओके, ऑल राइट। 23. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, यहाँ पे क्या पूछा गया है? कौन से एनिमल का प्रेगनेंसी पीरियड सबसे बड़ा होता है, सबसे लंबा होता है? तो देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं। एलिफेंट्स 18 महीने से 22 महीने के बाद बच्चा पैदा करते हैं। डॉग्स का प्रेगनेंसी पीरियड होता है 2 to 3 months, यानी 56 to 68 days। ओके, 2 to 3 months। वॉलरस का प्रेगनेंसी पीरियड होता है 15 to 16 months, ये भी एक एक्वेटिक एनिमल है। और शार्क का प्रेगनेंसी पीरियड होता है अप्रोक्सीमेटली, कितना पड़ा था? कुछ 12 months, ठीक है, एवरेज। ओके, सो अब बताओ सबसे लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड किसका है? टेल मी। एलिफेंट का, करेक्ट है? ओके, so now comes question number 24. Find the correct statement about secretory phase of human menstrual cycle. देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, सेक्रेटरी फेज सबसे लास्ट फेज होता है। पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज 0 to 5 days। दूसरा फेज होता है प्रोलिफरेटिव फेज 6 to 13 days।
तीसरा फेज होता है ओव्यूलेशन फेज, विच इज एक ही दिन का होता है 14th डे पे। और फिर आपका स्टार्ट होता है सेक्रेटरी फेज। कौन सा फेज स्टार्ट होता है? सेक्रेटरी फेज, जो आपके 15 से लेकर 28th डे तक चलता है। तो अब इसमें से बताओ करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? इसको हम मेंस्ट्रुअल फेज नहीं बोलते हैं, इसको हम प्रोलिफरेटिव फेज नहीं बोलते हैं। सेक्रेटरी फेज का दूसरा नाम है ल्यूटियल फेज। तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। और ये कितने दिन तक रहता है? 15 to 28 डेज तक। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि डी वाले में फॉलिकुलर फेज बोला है। फॉलिकुलर फेज फर्स्ट फेज को बोला जाता है, सॉरी सेकेंड फेज को बोला जाता है, जब आपके फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। और ये 6 से 13 दिन का होता है। तो ये तो सेकेंड फेज की बात हो रही है, प्रोलिफरेटिव फेज की बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Moving on to the last question of today's session, somatic reproduction takes place through what? Somatic मतलब क्या होता है? अपने स्किन के सेल्स। तो स्किन के सेल्स में मियोसिस नहीं होता है, मियोसिस सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स में होता है। तो सोमैटिक सेल्स के अंदर कैसे टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा? माइटोसिस टाइप का। सो माइटोसिस इज द करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? पक्का? क्योंकि रिप्रोडक्शन बोला है ना, इसीलिए माइटोसिस आएगा। माइटोसिस कब होगा? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अंदर ही माइटोसिस आता है। सो हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है? ओके, तो आई होप आपको ये सेशन में मज़ा आया होगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस को पढ़ने के लिए, उनके बारे में समझने के लिए बने रहिए हमारी चैनल के साथ और स्टे ट्यून्ड। सी यू सून।